तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे ट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट ग्रुप में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान कि आप लोग को टॉपिक स्टार्ट हो गया था और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि दाब के बारे में पढ़े थे और दाब का मात्रक क्या होता है, और हम लोग पढ़े थे न्यूटन के नियम, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम सभी के बारे में जाने थे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीव जंतुओं के प्रचलन, उनके अंगों के बारे में। तो दोस्तों उसका पुष्पों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा और इसी तरह से आपके एक एक क्लास करते रहेंगे और आप लोग का जल्दी साइंस का सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा और आप लोग का मैथ्स की क्लास आज या कल से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि उसमें से 9 चैप्टर हो चुके थे, 10वें चैप्टर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो 10वें चैप्टर सेट से स्टार्ट होगी और कंप्यूटर के जो बाकी हैं वो भी आप लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी। तो दोस्तों तो आइए अब देखते हैं कि साइंस में जो टॉपिक आज का क्या पढ़ना है। जीव जंतुओं के बाह्य, देखिए दोस्तों, जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों को विविधता के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि जीव जंतुओं के जो बाह्य आंतरिक भाग होते हैं दो भागों में बटे होते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्त जीवधारियों के संसार ही जीव जगत कहलाता है। इसमें सजीव वस्तुओं, जीव जंतुओं जैसे पेड़ पौधे, सजीव क्या होते हैं जिसमें जान होते हैं, जिसमें संवेदनशील होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सजीव वस्तुएं बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया का अध्ययन किया जाता है, तो उसे जीव जगत को दो भागों में बांटा जाता है। क्या होता है? पहला एक कोशिकीय होता है, दूसरा बहुकोशिकीय होता है। ठीक दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक कोशिकीय क्या होता है। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिसमें जिस जीव में एक सेल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। जिस सेल में, जिस कोशिका में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, सेल मतलब होता है उत्तक। ठीक दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जीवाणु, ईस्ट, अमीबा और पैरामीशियम। देखिए मैं बता रहा हूँ चीज कि कैसे आप पहचानेंगे एक कोशिकीय है। देखिए एक कोशिकीय जीव वही होगा जिसको आप लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। जैसे वायरस अब देखे नहीं होंगे, जीवाणु वायरस हो गया और क्या हो गया, जीवाणु हो गए और ईस्ट हो गए, अमीबा हो गया, ये जितने भी होते हैं, जितने भी मतलब ये जंतु होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जिस तरह हम लोग मक्खी को देखते हैं, मच्छर को देख लेते हैं, कुत्ते बिल्ली जिसको भी, मनुष्य को देख लेते हैं, तो उन लोग को जो आप लोग का एक कोशिकीय होता है उसको नहीं देख सकते, लेकिन बहुकोशिकीय को हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में ले लें, बहुकोशिकीय में तो मक्खी, हाइड्रा, केचुआ, बरगद, मनुष्य, इन सब क्या हो जाएंगे? आपके बहुकोशिकीय में आएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सजीवों में होने वाली क्रियाएं, देखिए जो सजीव होते हैं उसमें कौन कौन सी क्रिया होती है इनके बारे में जानेंगे। तो सजीव होने वाली क्रियाएं निम्नलिखित होती हैं। तो पहला है सभी जीवों में संवेदनशील होते हैं। ठीक है, पीछे बताया हूँ। और सभी जीवों में भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इन लोगों में क्या होता है? पेड़ पौधे की आवश्यकता। लेकिन जो निर्जीव होते हैं दोस्तों, जो निर्जीव होते हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे लकड़ी हो गया, आपका रबड़ हो गया, इन सब में कोई नीड की आवश्यकता नहीं होती, कोई भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा देखिए क्या कहा है, सभी जीवों में वृद्धि होती है, यानी इनमें आपकी क्या होती है? हाइट बढ़ती है, हाइट कम भी होती है। ठीक है, और पांचवा देखिए, सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक दोस्तों, पांचवा देखिए, कोशिका जीवधारी के शरीर में आधारभूत इकाई है। दोस्तों अगला देखेंगे श्वसन क्रिया। ठीक है, अब देखिए श्वसन क्रिया किसमें किसमें होता है। जब सजीव जो वस्तु होते हैं उसमें श्वसन क्रिया होता है, मनुष्यों में होता है, जंतुओं में होता है, पेड़ पौधे में होता है। तो दोस्तों तो श्वसन क्रिया हम उनको जानेंगे कि जीव जंतुओं, मनुष्यों में किससे सांस लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि मनुष्य जीव जंतुओं में किससे? नाक से ले सकते हैं, श्वास नली से ले सकते हैं, श्वसन से, सुनकाय से, फेफड़ों से ले सकते हैं, गड़फड़े से ले सकते हैं। अब कहाँ कहाँ लेंगे? एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं। जंतुओं में श्वसन क्रिया कहाँ से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का हर साल पूछा हुआ है आपके थर्ड सेमेस्टर में। आप जब मैं प्रीवियस ईयर दिया था पेपर टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि हर साल लगभग जब पेपर हुआ है 1 या 2 क्वेश्चन मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में आए हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो जो मछली होता है, मछली किससे सांस लेता है? गलफड़ों से लेता है। ठीक दोस्तों, ये आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में पेपर आया हुआ था, इस साल जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें भी शायद पूछा हुआ था। ठीक दोस्तों, केचुआ, केचुआ किससे लेता है? त्वचा से लेता है। ठीक दोस्तों, तिलचट्टा, तितली, मक्खी जो भी होते हैं वो किससे लेते हैं? वायु नलिकाओं के द्वारा लेते हैं। स्तनधारी जंतु किससे लेते हैं? फेफड़ों से लेते हैं। जो मनुष्य किससे लेते हैं? फेफड़ों से लेते हैं। लेकिन कोई मछली से पूछा तो मछली फेफड़े से नहीं लेते हैं, ऑप्शन बहुत लोग फेफड़े मार के आते हैं, लेकिन नहीं, गलफड़े से लेते हैं। ठीक दोस्तों, मेढक किससे लेते हैं? जल में रहते हुए त्वचा और स्थल में रहते हुए फेफड़ों से लेते हैं। जब पानी में रहते हैं तो किससे लेते हैं? त्वचा से लेते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर वो निकलते हैं मेढक, तो किससे लेते हैं? वो अपने फेफड़ों से लेना शुरू करते हैं। देखिए प्रचलन अंग कौन कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें जो डिफिनेशन है इसका, तो डिफिनेशन में है कि आने
आने जाने वाले जिन जंतुओं के अंगों का उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जंतुओं में प्रचलन अंग आवश्यकता निम्न कारणों से होता है। ठीक है, किसके कारण से होता है, आहार की प्राप्ति यानी भोजन की प्राप्ति, शत्रुओं से रक्षा के लिए और प्रजनन के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि प्रचलन अंग देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो आप लोग को पंछी, जो पंछी होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो उड़ते कैसे हैं और मतलब उनको उड़ने का सुविधा क्या है, उन सब के बारे में पूछा जाता है। पंख के माध्यम से उड़ते हैं या फिर और के माध्यम से उड़ते हैं, पैरों के माध्यम से उड़ते हैं, उन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। अभी इसमें नहीं है, एक चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो अभी हम लोग जाने रहेंगे कि किसके किसके बीच हो रहा है। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा एग्जाम्पल में, जैसे स्थल पर रहने के लिए जंतुओं को क्या होता है, पैर की आवश्यकता होती है। जल में रहने के लिए क्या होता है, आपके पाद की आवश्यकता होती है। जैसे बत्तख देखिए पाद की आवश्यकता होती है तैरने के लिए, और हवा में उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है, और दोनों ही पाए जाते हैं। देखिए पाद और पंख दोनों, कुछ जंतुओं में जैसे बत्तख को उड़ भी सकता है और पानी में भी जा सकता है, और आपके हंस होंगे, हंस भी पानी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बकुला भी जा सकता है, बत्तख, कुछ चिड़िया होते हैं जो दोनों काम करते हैं, जल में भी और आपके उड़ने में भी। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि पंछियों में दो प्रकार के प्रचलन अंग पाए जाते हैं। देखिए पैर और पंख। ठीक है दोस्तों, कोई पैर से चलता है और कोई पंख से उड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दो होते हैं, याद करिएगा। कोई पूछेगा कि कितने पंछियों के कितने प्रकार के प्रचलन होंगे, दो होंगे, पैर से भी और पंख से। मैंने बताया था अभी। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मनुष्य के शरीर में होने वाले, देखिए मनुष्य के शरीर में होने वाले समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण करने के संस्थान को तंत्रिका। देखिए जो हम लोग कार्य करते हैं, जो सोचते हैं, उसको क्या करता है, एक तंत्रिका तंत्र होता है जो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। दोस्तों, तो उसमें तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है, मस्तिष्क होता है, दूसरा रीढ़ रज्जु होता है, तीसरा क्या होता है, तंत्रिकाएं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र की कितने मुख्य भाग होता है। मस्तिष्क होता है, रीढ़ रज्जु होता है, तंत्रिकाएं होते हैं। ठीक है दोस्तों, सिराएं, सिराएं क्या होती हैं, देखिए जो अशुद्ध रक्त होता है ना, उसको जो हम लोग बाहर निकालते हैं, अशुद्ध रक्त मतलब जो अशुद्ध रंग का शरीर में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्या करता है, एक भाग से मतलब हृदय से लेके कहाँ तक जाता है, सिराओं तक पहुंचाता है। उस सिराओं मतलब सिरा जो सॉरी नलिकाओं तक पहुंचाता है, उसी को कहते हैं सिरा कहते हैं। दोस्तों, और इसके अलावा एक और होता है धमनी। धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त को नलिकाओं तक पहुंचाता है। दोस्तों, एक क्रिया होती रहती है आपके बॉडी में, आती है जंतुओं के बॉडी में होती रहती हैं। तो इसके डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, सिराएं जो होती हैं क्या होती हैं, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को समस्त शरीर के इकट्ठा करने के वापस हृदय तक लाने की नलियां सिरा कहलाती हैं। सिराओं की भित्ति महीन और पिचकने वाली होती हैं। ठीक है, और सिराओं का अशुद्ध रुधिर बहता है। देखिए अशुद्ध है, और आप लोग का जो आपका धमनी होगा उसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये बहुत दक के साथ बहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पुष्प का जो नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए पुष्प का और मादा का दोनों अलग अलग होता है। पुष्प का नर भाग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल। कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं, अंडप बोलते हैं। अंडप होता है मादा, पुष्प का मादा भाग को कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। आगे देखिए क्या कर रहा है, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। ठीक दोस्तों, अब सूक्ष्म जीवों की दुनिया पढ़ेंगे और इसका डिफिनेशन देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें क्या है, भोजन भोजन विभिन्न अणुजीवों के घनिष्ठ संबंध से है। ये अणुजीव भोजन के पोषक तत्व को बढ़ाने, कम करने, साथ के अंग को पूर्ण रूप से नष्ट करने व अपना हानिकारक प्रभाव पर उन पर डालने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन पर सूक्ष्म जीव भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों अगला देखेंगे अणुजीव क्या होता है। अणुजीव के बारे में देख लेते हैं एक बार। अणुजीव होता है वह जीव जो सदा आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे पैरामीशियम अमीबा भी बताया, पीछे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी होते हैं वो क्या कहते हैं, अणुजीव होते हैं। दोस्तों, इसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको क्या लिखते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप के माध्यम से या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, वही इनके क्या है, अणुजीव मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा है मोल्ड और फफूंदी और ईस्ट होता है। अभी मैं पीछे बताया वो जिसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अणुजीव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं जीवाणु हमारी क्रियाओं के, देखिए यहाँ पर क्या है, जीवाणु हमारी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कई प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, तो वही कुछ जीवाणु हानि भी पहुंचाते हैं।
तो दोस्तों वही जीवाणु हमारे हानि पहुंचाते हैं, यानी हम लोग जिसको देख नहीं सकते हैं वो आपको बॉडी में क्या होते हैं, इंटर कर लेते हैं, इंटर में प्रवेश कर लेते हैं और वहीं से क्या करते हैं, आपके बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों नहीं कहते हैं कि वायरस आ गया आपके बॉडी में, कोविड-19 की तरह वायरस घुस गया है, वही है, आप लोग को उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन आप लोग को बॉडी में हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों देखिए जीवाणुओं को महत्व लाभ भी है, ठीक है। क्या है देखिए, पहला है दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा दूध से दही बनना। देखिए कोई बोलेगा कि दूध से दही कैसे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस का। ठीक दोस्तों, दूसरा है ईस्ट। ईस्ट एक कवक होता है, इसका उपयोग डबल रोटी, बीपर और जलेबी बनाने हेतु खमीर के घोल में उठाने के किया जाता है। देखिए लिक्विड होता है, एक ईस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग जलेबी बनाते हैं या फिर क्या स्वादिष्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसमें ईस्ट को डालते हैं। ये भी बहुत नुकसान करता है आप लोग का, लेकिन इसका यूज क्या करते हैं, उसी में मतलब आपको डबल रोटी बनाने में या बीपर में या फिर आपके जलेबी बनाने में किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे, अगला है क्लोरेलेला। देखिए एक कोशिकी सवाल, देखिए जो भी एक कोशिकी हैं, जो अणुजीव हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। आपको पहले बता दिया हूँ तो इसीलिए बता नहीं रहा हूँ बार बार। ठीक दोस्तों, तो एक कोशिकी में क्या होता है, जिसमें एक सेल पाया जाता है और जिसमें कई सेल पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकी कहेंगे। ठीक दोस्तों, अब क्लोरेला देखिए उपयोग सूप या आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। देखिए क्लोरेला का उपयोग क्या कहते हैं, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। पेंसिलिन कवक, पेंसिलिन एक क्या होता है, एक आप लोग का मेडिसिन होता है, ठीक है। जैसे कहीं कट फट जाता है तो वहाँ पर लगाते हैं पेंसिलिन का। फोर्थ हो गया। फिफ्थ का क्या हो जाए, मूंग, मोट, चना, मटर की जड़ों की गांठें का गुठलियाँ पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाए, इसमें क्या होता है, राइबोजियम जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्या है, पाश्चुकरण क्रिया में डिस्वाबंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव रहित किया जाता है। यानी पाश्चुकरण मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं कहीं पर, उसको क्या किया जाता है, पाश्चुकरण करने के लिए एक केमिकल मिलाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो उसको शुद्ध करने के लिए जो विधि अपनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पाश्चुकरण क्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इनका उपयोग कृषि में, देखिए इनका जो उपयोग है उनका कृषि में भी मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ठीक दोस्तों, 7 पॉइंट हो गए आपके। 7 पॉइंट्स में आपको 2-3 पॉइंट याद रहेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, आप बना के लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो। अब इंपॉर्टेंट देखिए, इसके बाद जब आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अभी हम बस आप लोग को दिखाते जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वहाँ पर स्टार बना के दिखा देंगे, ठीक है। भोजन परीक्षण की विधियाँ, निर्जलीकरण। दोस्तों अब आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि निर्जलीकरण और जो भी डिफिनीशन है आप लोग को मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं इसको स्किप करके चल रहे हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, जहाँ से आपको लगता है कि आप लोग को स्टार्ट होंगे, मैं उस दिन से आप लोग की क्लास स्टार्ट कर देंगे सही से, और आप लोग की पूरी क्लास समझा के करेंगे, तब आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए जो संग्रहीकरण होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई क्या कहते हैं, बहुत सारे सामान हो गए, उसको क्या करते हैं, कहीं एक जगह रखा जाता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो उसी को बोलते हैं संग्रहीकरण। ये तो आप लोग बना के मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके चीनी हो गया, घर में आपके कॉफ़ी हो गया, उसको क्या करते हैं, डिब्बे में पैक करके या फिर क्या करते हैं, ग्लास के डिब्बे में रखते हैं, क्या सुरक्षित रहे, बैक्टीरिया वायरस ना आ पाए। तो दोस्तों अब देखिए जो क्वेश्चन आता है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मुख्य फलों के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ बनाइए, मतलब कौन सा उससे खा सकते हैं, कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे आम का क्या होता है, पेय पदार्थ भी बना सकते हैं और अचार भी बनाते हैं, और इसका मैंगो शेक भी बनाते हैं। तो दोस्तों अमरूद का क्या बनाते हैं, अमरूद का बनाते हैं, शराब भी बनाते हैं, जेली बनाते हैं, टॉफ़ी बनाते हैं। सेब का क्या बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, टॉफ़ी बनाते हैं। टॉफ़ी में सेब का यूज किया जाता है, नहीं कहते हैं एप्पल वाला हमको टॉफ़ी चाहिए। अंगूर का भी क्या होता है, पेय पदार्थ होता है, किशमिश होता है, और आपके जो अंगूर होता है आपका क्या बनाते हैं, आपका शराब में भी यूज किया जाता है। ठीक दोस्तों, आंवला का उपयोग क्या होता है, मुरब्बा बनाने में, जूस बनाने में, लड्डू, टॉफ़ी, तो सबको पता होगा, इसको ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले 2 प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक दवाओं को नाम लो, तो क्या लिखेंगे, बेसिड्रासिन और मोलिफिक्सिन। आपको कोई भी रोलिफिक्सिन कोई भी आप लोग याद करके डाल सकते हैं, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखिए, आप लोग कोई भी एंटीबायोटिक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए प्राकृतिक संपदा ब्रह्मांड जीव के, इसके बाद अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे और समाप्त करते ही हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में यही तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।